गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा जो चैनल है श्री राधे ऑफिशियल क्लासेस, इसमें आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 1, भारत और विश्व। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत और विश्व को। इतिहास का 3 कालों में विभाजन किस आधार पर किया जाता है, इस पाठ में हम ये पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत का इतिहास जानने के जो स्रोत थे, किन चीज़ों से हमें पता चलता है कि मध्यकालीन भारत का जो इतिहास था उसमें उस समय क्या क्या चीज़ें हुई है, तो उस बारे में हम पढ़ेंगे। जो उनके जो स्रोत थे उनके बारे में पढ़ेंगे। यूरोप के मध्यकालीन इतिहास की जो विशेषताएँ थी उनको पढ़ेंगे। अरब व्यापारियों ने पूर्व के किस ज्ञान को पश्चिम देशों तक पहुँचाया, इसे भी हम इसी पाठ में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पाठ को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, कक्षा 6 में हमने प्राचीन काल का इतिहास और संस्कृति के बारे में अध्ययन किया था। अब हम कक्षा 7 में आ गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, मध्यकाल के इतिहास और संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इतिहास का जो अध्ययन है हम उसको 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, इतिहास का अगर हम अध्ययन करते हैं तो कितने 3 भागों में उसको बांट दिया गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब यह विभाजन है क्यों करा गया, कैसे किया गया, तो इसके बारे में हमको जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है, किसी देश या स्थान विशेष में मानव सभ्यता के विकास की जो प्रक्रिया चलती आ रही है उसमें आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्रों में ऐसे परिवर्तन आते हैं जो पूर्व की स्थिति को बदल देते हैं। अब एक नए काल का आरंभ माना जाता है। संक्षेप में कहें तो इतिहास का 3 कालों में किया गया विभाजन मानव की प्रगति और परिवर्तन की सीढ़ियाँ या सोपान है। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि विश्व के सभी स्थानों में यह परिवर्तन एक ही समय हुए हों। यह कहा नहीं जा सकता है कि भारत में मध्यकाल का आरंभ सामान्यतः 8वीं शताब्दी से माना जाता है। ठीक है, जबकि यूरोप के देशों में मध्यकाल का आरंभ 5वीं शताब्दी से माना जाता है। अब देखिए, इसमें नोट करिए कि भारत में मध्यकाल का आरंभ कब से माना जाता है, 8वीं शताब्दी से, जबकि यूरोप में कब से माना जाता है, 5वीं शताब्दी से माना जाता है। अब देखिए, भारत के जो मध्यकाल को भी पुनः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। जो मध्यकाल है उसको भी वापस से 2 भागों में बांट दिया गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। जो पूर्व मध्यकाल है यह 8वीं से 12वीं शताब्दी तक था, और उत्तर मध्यकाल था यह 13वीं से 18वीं शताब्दी तक था। ठीक है, अब देखिए, जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है वो प्राचीन भारत से काफ़ी अलग, उसका जो इतिहास है वो काफ़ी अलग है। मध्यकाल के आरंभ में भारतीयों का संपर्क अन्य धार्मिक मत के अनुयायियों से हुआ। जो मध्यकाल था उसका आरंभ कैसे हुआ, तो जो भारतीयों का जो संपर्क था वो एक अन्य धार्मिक मत के अनुयायियों से हुआ। संपर्क के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कुछ परिवर्तन आए। वर्तमान काल में बोली जाने वाली भाषाओं का विकास इसी काल में हुआ है, मध्यकाल में ही भाषाओं का विकास हुआ है। भिन्न प्रकार के वस्त्र तथा खाद्य पदार्थ लोकप्रिय हुए। इस काल में के संबंध में हमारा ज्ञान अधिक है, क्योंकि ऐसे अनेक साधन अथवा स्रोत उपलब्ध है जो हमें तत्कालीन इतिहास की स्पष्ट जानकारी देते हैं। अब देखिए, मध्यकालीन इतिहास के स्रोत क्या रहे हैं। तो मध्यकालीन इतिहास का जो स्रोत है वो जो 2 प्रमुख स्रोत हैं वो है साहित्यिक और पुरातात्विक है। ठीक है, ये 2 स्रोत हैं। अब देखिए, ठीक ऐसे ही साधन जिससे हमें इतिहास जानने में सहायता देते हैं, ये ठीक ऐसे ही साधन हैं जो हमें मध्यकाल का जो इतिहास है उसको जानने में हमें मदद करते हैं। ये स्रोत हो गए पुरातात्विक और साहित्यिक। अब देखिए, साहित्यिक जो साधन है वो किस रूप में प्राप्त हुए, तो ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर जो लिखा गया विवरण होता है, तथा पुरातात्विक साधनों में अभिलेख और ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण किया लेखों से प्राप्त होता है। साहित्यिक में क्या होता है कि भोजपत्र तो जो होते थे पहले, ताड़पत्र, भोजपत्र पर जो लिखा जाता था वो साहित्यिक साधनों के रूप में, और पुरातात्विक साधनों में जो अभिलेख होते थे, पत्थर जो होते थे, पत्थरों पर, धातुओं पर जो उनके ऊपर जो लिखे हुए लेख होते थे उनसे प्राप्त हुए। 13वीं शताब्दी में कागज़ का उपयोग शुरू हो गया था। ठीक है, तो जैसे कागज़ का जो उपयोग शुरू हुआ तो उस पर शासकों का जीवन वृत्तांत, उनके कार्य, राज्य विस्तार, ये सब चीज़ें लिखना शुरू हो गई थी। इससे भी हमको वो भी एक स्रोत का काम करने लग गए, जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिल सके। इस काल में तुर्क आक्रमणकारी जो थे, तुर्क आक्रमणकारी जो थे उनके साथ विदेशी लेखक भी भारत आए थे। ठीक है, जिन्होंने सुल्तान और मुगल साम्राज्य के विषय में विवरण लिखा। इनमें इब्न बतूता, मार्को पोलो, अल-बरूनी, बनी निकोलोकोटी, अब्दुल रज़्ज़ाक, बर्नियर तथा टेवर्नियर प्रमुख हैं। 15 से 18वीं शताब्दी तक भारत के अधिकांश भाग पर मुगलों का शासन रहा। कब से कब तक, 15 से 18वीं शताब्दी तक मुगलों का शासन रहा। मुगलों ने अपने जीवन, शासन
और घटनाओं के विषय में आत्मकथाएं लिखी। मुगलों ने क्या करा, जो शासक थे मुस्लिम शासक थे, ठीक है, जिनको हम मुगल शासक भी कहते हैं, इन्होंने अपने जीवन, अपने शासन, अपनी घटनाओं के बारे में आत्मकथाएं लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार थे: बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, तुजुक जहांगीरी, बादशाहनामा। ये सब ग्रंथ किसके थे? मुगल शासकों के। इसमें इन्होंने अपना जीवन वृत्तांत लिख दिया। तत्कालीन शाही फरमान तथा शाही पत्राचार भी मध्यकाल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं, ठीक है। अब देखिए, इसी प्रकार से जो स्थानीय शासक थे उनने दरबारी लेखकों और साहित्यकारों ने कुछ ग्रंथ भी लिखे। स्थानीय शासक के जो दरबारी लेखक थे उनने और साहित्यकारों ने भी कुछ ग्रंथ लिखे, ठीक है, जिसमें उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी दी। इन ग्रंथों में कथा सरित सागर, वृहत कथा कोश, पृथ्वीराज रासो, राज तरंगिणी आदि प्रमुख है। अब देखिए, साहित्य के अतिरिक्त संपूर्ण देश के विभिन्न भागों में मंदिर, मस्जिद, मकबरे, मीनारे और भव्य भवन बनाए गए थे, जो मध्यकाल के पुरातात्विक साधनों के रूप में उस काल की कला और स्थापत्य की प्रगति की साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। अब जो पुराने ज़माने में, जो मध्यकाल में क्या हुआ, मंदिर, मस्जिद, मकबरे थे, ठीक है, और जो पुरातात्विक साधन थे उसमें क्या था कि जो मंदिरों में, मस्जिदों पे जो कलाकारी करी गई थी, इससे भी पता चलता है कि उस समय एक साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि उस समय भी कला स्थापत्य की प्रगति के साक्ष्य है वहाँ पर, मतलब उस समय भी कला का विकास हो चुका था, चित्रकला, ठीक है, इस टाइप से। सिक्के, चित्र और अभिलेख भी इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत है। सिक्के मतलब चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, सोने के सिक्के होते थे। उसके अलावा उन पर चित्र बने हुए होते थे, उससे पता चलता है कि चित्रकला भी उस समय हो गई थी, उसके भी साक्ष्य मिलते हैं। साथ साथ अभिलेख मतलब पत्थरों के ऊपर, गुफाओं के ऊपर, तो जो उन्होंने लिख रखे थे, जो चित्र उकेर रखे थे, उनसे भी पता चलता है कि उस समय क्या था, स्थापत्य कला एवं साहित्य का स्थापत्य था, ठीक है। अब देखिए, पूर्व मध्यकाल के आरंभ में भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? तो जो पूर्व मध्यकाल था उसमें आरंभ में उत्तर भारत के अनेक छोटे छोटे राज्य थे, जिनमें परस्पर क्या चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, और दक्षिण भारत राज्य में भी अनेक राज्यों का अस्तित्व था, ठीक है। जो अनेक राज्य उसके दक्षिण भारत में भी उनका अस्तित्व था, जिनमें सबसे शक्तिशाली चोल राज्य था। कौन सा राज्य था? चोल राज्य, ठीक है, जो कोरोमंडल और मद्रास तक था। बाद में 9वीं शताब्दी में चोल नरेशों ने पांड्य राजाओं से तंजौर जीतकर उसे भी अपनी राजधानी में मिला लिया। मतलब चोल नरेश जो थे, राजा नरेश मतलब राजा, उन्होंने पांड्य राजाओं से तंजौर जीतकर उसे अपनी राजधानी बना लिया। अब चोल राजाओं ने व्यवस्थित शासन प्रबंध करके साम्राज्य को अलग अलग इकाइयों में बांट रखा था। उनकी जो आर्थिक व्यवस्था थी वो भी सुदृढ़ थी, मजबूत थी। साहित्य तथा स्थापत्य कला को भी उन्होंने संरक्षित कर रखा था। उनकी समुद्री शक्ति भी बहुत बड़ी थी। चोल नरेश जो थे, राजेंद्र प्रथम, उन्होंने सन 1925 में मलाया तथा सुमात्रा द्वीपों पर विजय प्राप्त करी, ठीक है। और ये जो चोल नरेश थे, राजेंद्र प्रथम, ये भारतीय शासक थे पहले जिन्होंने समुद्र पार अभियान, इनका जो समुद्र पार अभियान था, मतलब इन्होंने ये सबसे पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने एक अभियान चलाया था जो कि पहला समुद्र पार अभियान था। चोल राज्य के व्यापारिक संबंध चीन और दक्षिण एशिया के अनेक देशों से भी थे। अब देखिए, यूरोप में मध्यकाल, तो जो 5वीं शताब्दी में यूरोप के शक्तिशाली रोमन साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। अनेक स्थानों पर क्या हो गया, छोटी छोटी प्रादेशिक सत्ताओं का उदय हो गया। इसके साथ साथ छोटे छोटे शासक अपनी सत्ता को स्थिर करने के लिए जिन लोगों से सैनिक सहायता लेते थे, उन्होंने वेतन के बदले में क्या करते थे, जमीन का टुकड़ा दे देते थे। लैटिन भाषा में जमीन के इस टुकड़े को फ्यूडम कहा जाता था, ठीक है। और जो इस जमीन को प्राप्त करता था उसे सामंत कहते थे, फ्यूडलस, सामंत कहलाने लगे। और एक नवीन व्यवस्था फ्यूडलिज्म मतलब सामंतवाद अस्तित्व में आ गई। मतलब जमीन के बदले में, सैनिक के बदले में जमीन का एक टुकड़ा दे देना, इसमें ये चीज़ क्या कहलाई, सामंतवाद। अब सामंत लोग क्या करते थे, भू प्रदेश को सुदृढ़ सुरक्षा प्रबंध रखते थे। मतलब सामंत लोग अपने जो उनका जो जमीन का जो हिस्सा होता था, भू प्रदेश, उसको सुदृढ़ और सुरक्षा प्रबंध रखते थे, छोटे छोटे किलों में रखते थे, ठीक है, जैसे कैसल और गढ़ी कहा जाता था। सामंतों जो थे वो क्या करते थे, किसानों और श्रमिकों पर स्वामी की निरंकुश सत्ता रहती थी, ठीक है। जो सामंत थे, इनके किसानों पर और श्रमिकों पर निरंकुश सत्ता रहती थी। सामंत थे वो कैसे थे, विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, मतलब विलासित लोग थे, खाना पीना ऐशो आराम की ज़िंदगी व्यतीत करते थे, किसानों पर अत्याचार करते थे, गरीब किसानों को वंशानुगत दास बनाते थे, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उनको भूदास या सर्फ, मतलब जो वंशानुगत दास होते थे इनको सर्फ कहते थे वहाँ पर,
या भूदास कहते थे। मतलब ये कि लोग क्या करते थे कि कोई किसान है, अगर उसका बेटा होता है तो वो आगे उनकी जो वंशानुगत क्या करते थे, उसको कभी ऊपर आने नहीं देते थे। उसको दास प्रथा चलती रहती थी कि अगर पिता दास है तो पुत्र भी दास होगा। तो उसको क्या कहते थे वहाँ पर, सर्फ और भूदास। तत्कालीन यूरोपीय समाज में भूदासों की संख्या बहुत अधिक हो गई, क्योंकि दास बेटे, अगर पिता दास है और बेटा भी दास बनता है तो इस तरीके से वहाँ पर दासों की संख्या बहुत अधिक हो गई। वे सामंतों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ भी नहीं उठा सकते थे। दयनीय जीवन जीने के लिए वो विवश हो गए। अब देखिए अरबों का उदय कैसे हुआ। पश्चिम एशिया के अरब क्षेत्र के लोग अनेक छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे। कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी वहाँ पर। इस कारण इन कबीलों ने निरंतर संघर्ष चलते रहे। 7वीं शताब्दी में पैगंबर ने नवीन धर्म इस्लाम का उपदेश दिया और अरब जाति को संगठित करा। अब शीघ्र ही उनका राजनीतिक समूह बन गया। उन्होंने पश्चिम एशिया और अफ्रीका के जो अनेक भाग थे, जॉर्डन, सीरिया, इराक, तुर्की, फारसी, मिस्र आदि को जीत लिया। आगे चलकर क्या हुआ कि उनकी उत्तरी अफ्रीका के कुछ क्षेत्र भी उन्होंने जीत लिए और वो स्पेन तक पहुंच गए। ठीक है, इस तरीके से उत्तर पश्चिम सीमा तक भारत में उनका साम्राज्य फैल गया अरबी लोगों का। अरबी लोग कैसे थे? कुशल व्यापारी थे। राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के साथ साथ विश्व के विभिन्न भागों यानी भारत, चीन, यूरोप तथा पश्चिम अफ्रीका से भी वो व्यापार करने लगे। व्यापार से धनवान बने अरबों ने अपने धन का उपयोग काय में किया? कला, विज्ञान, साहित्य को आगे बढ़ाने में किया। व्यापार के कारण जिन देशों के साथ उनका संपर्क बढ़ा, वहाँ के ज्ञान को अरबों ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया। मतलब जो उनको जहाँ से जो ज्ञान मिलता जा रहा था, भारत से, चीन से, यूरोप से, पश्चिम अफ्रीका से, तो वो जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो वो एक स्थान की संस्कृति, कला, विज्ञान को दूसरे स्थान पर बताते थे कि हम वहाँ से ये सीख के आए हैं। मतलब वो उन चीज़ों को प्रोत्साहन देते थे। प्राचीन ग्रीक और प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक ग्रंथों का अरबी में अनुवाद कराया गया। उल्लेखनीय है कि खगोल शास्त्र और गणित के विषय का उच्च कोटि का भारतीय ज्ञान अरबों के माध्यम से ही पश्चिमी देशों तक पहुंचा। चीन के नवीन आविष्कार जैसे बारूद, कागज और कुतुबनुमा कंपास का ज्ञान अरबों ने ही यूरोप के देशों में पहुंचाया था। मतलब के कला साहित्य को पहुंचाने वाले कौन थे? अरब लोगों ने यहाँ की सब चीज़ों को दूसरे देशों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया और प्रोत्साहन, साहित्य को और इनको प्रोत्साहन दिया। व्यापार के माध्यम से भारत का अरबों से निरंतर संपर्क बना रहा। अरबों का संपर्क भारत से अधिकतर किस वजह से बना रहा? व्यापार के माध्यम से। यहाँ की संपन्नता, संस्कृति उत्तर पश्चिमी शासकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई। भारत की जो संपन्नता थी, उच्च संस्कृति थी, तो वो उत्तर पश्चिम के शासकों को अपनी ओर केंद्रित करती थी, आकर्षित करती थी। 7वीं शताब्दी में अरब से भारत पर आक्रमण शुरू हो गए। अब इन लोगों को जैसे जैसे संपन्नता, उच्च संस्कृति की वजह से आकर्षित हुए, इनको जैसे जैसे व्यापार के लिए यहाँ पर आने का मौका मिला, तो यहाँ की संस्कृति वगैरह से इतने आकर्षित हो गए कि इन्होंने भारत पर आक्रमण शुरू कर दिया। प्रारंभ में केवल धन संपत्ति को लूटने का उद्देश्य लेकर आने वाले आक्रमणकारी कालांतर में भारत में राज्यों, मतलब शुरू में तो इकाई के लिए आए कि खाली हम वहाँ की धन संपत्ति लूट लेंगे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या करा, राज्य की स्थापना भी करने लग गए। तुर्कों को इस काम में सफलता भी प्राप्त हो गई। इसके साथ ही भारत के इतिहास का मध्यकाल आरंभ हो गया। जो 7वीं शताब्दी है उसमें अरब में इस्लाम धर्म का उदय हुआ है। 7वीं शताब्दी में अरब में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। परस्पर संघर्ष रत रहने वाले अरब के कबीले इस्लाम के प्रभाव से संगठित हुए और उन्होंने विस्तृत साम्राज्य स्थापित किया। अरब व्यापारियों के माध्यम से पूर्व के देशों का ज्ञान पश्चिम जगत में पहुंचा। भारतीय धन संपदा के आकर्षण और इस्लाम के प्रचार के उद्देश्य से पश्चिम की ओर से भारत पर अरबों का आक्रमण आरंभ हुआ। तुर्कों ने भारत में राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। ठीक है, तो ये क्या रहा, हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम इसके एक बार क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत में मध्यकाल का आरंभ से माना जाता है, तो कब से? 8वीं शताब्दी से माना जाता है। चोल राज्यों के व्यापारिक संबंध किससे थे? चीन तथा दक्षिण एशिया से। चीन तथा दक्षिण एशिया देशों से थे। कुतुबनुमा कंपास का आविष्कार किसने किया था? चीन ने। चीन में हुआ था इसका आविष्कार। अब देखिए सही जोड़ियाँ बनाइए। उत्तर मध्यकाल, तो कब था उत्तर मध्यकाल, कब से कब तक था? तो 13वीं से 18वीं शताब्दी। तो हमारा फर्स्ट हो जाएगा उत्तर मध्यकाल का 13वीं से 18वीं शताब्दी। दूसरा है चोल राज्य, तो चोल राज्य के शासक कौन थे? राजेंद्र प्रथम। तीसरा देखिए, बारूद का आविष्कार किसने करा था? चीन ने। और सर्फ कौन थे? आपको बताया था सर्फ कहते ना उनको,
जो वंशानुगत दास थे, ठीक है, तो ये चौथा हो गया। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय इतिहास के मध्यकाल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, उनके नाम और काल लिखिए। देखिए मध्यकाल के इतिहास को 2 भागों में विभाजित किया गया था, ठीक है। पूर्व मध्यकाल जो कि 8वीं से 12वीं शताब्दी तक था, और उत्तर मध्यकाल जो कि 13वीं से 18वीं शताब्दी तक था। मध्यकाल के साहित्यिक स्रोतों के नाम लिखिए या नाम बताइए। तो मध्यकाल के साहित्यिक स्रोत कौन से थे? ताड़पत्र और भोजपत्रों पर लिखा विवरण था, ठीक है। इन्हीं विवरण से क्या होता है, हमको साहित्यिक स्रोत के बारे में, ये साहित्यिक स्रोत थे ताड़पत्र और भोजपत्र, ठीक है। इनके ऊपर जो लेखन थी, जो लेख लिखे हुए थे, उससे हमको पता चलता है कि मध्यकाल का इतिहास कैसा था। देखिए यूरोप के मध्यकाल में सीमांतों की जीवनशैली कैसी थी? तो सीमांतों की जीवनशैली विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है। विलासित जीवन जीते थे, मतलब विलासता से पूर्ण भरा हुआ जीवन, ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करते थे, और किसानों पर अत्याचार तथा गरीब किसान वंशानुगत दास सर्फ बने रहते थे। क्वेश्चन नंबर 4, संगठित होकर अरबों ने अपने राज्य का विस्तार कहाँ तक किया? तो संगठित होकर अरबों ने अपने राज्य का विस्तार भारत के पश्चिमी सीमा तक तय किया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दीर्घ उत्तरीय। मध्यकालीन सभ्यता के विकास में अरब व्यापारियों के योगदान का वर्णन कीजिए। तो अरब लोग कुशल व्यापारी थे। राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के साथ साथ उन्होंने भारत, चीन, यूरोप तथा पूर्व से पश्चिम अफ्रीका तक व्यापार किया। उन्होंने व्यापार से धन कमाकर उसका उपयोग कला, साहित्य और विज्ञान को प्रोत्साहन देने में किया। अरबों ने विभिन्न देशों के साथ अपने व्यापारिक संपर्क बढ़ाकर वहाँ के ज्ञान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया।